स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एलएनजी प्राकृतिक गैस को ठंडा करके तरल अवस्था में परिवर्तित करके बनाई जाती है। 2. एलएनजी कोयले और तेल की तुलना में कम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है। 3. एलएनजी में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और नाइट्रोजन शामिल है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी, यह प्राकृतिक गैस को -161 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके तरल अवस्था में परिवर्तित करके बनाई जाती है। यह प्रक्रिया इसे इसके मूल गैर द्रवीकृत आयतन के 1/600वें हिस्से तक कम कर देती है, अतः कथन 1 सही है। एलएनजी कोयले की तुलना में 40% कम कार्बन डाइऑक्साइड और तेल की तुलना में 30% कम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है, अतः कथन 2 सही है। एलएनजी में आमतौर पर 85 से 95% मीथेन होता है। इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और नाइट्रोजन की कम मात्रा होती है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। पूर्व विधान परामर्श नीति 2014 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति द्वारा तैयार किया गया था। 2. विधि एवं न्याय मंत्रालय रिकॉर्ड रखता है कि क्या अन्य मंत्रालय या विभाग पूर्व विधायी परामर्श नीति 2014 का पालन करते हैं? उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पूर्व विधान परामर्श नीति 2014। पूर्व विधान परामर्श नीति 10 जनवरी 2014 को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति द्वारा तैयार की गई, अतः कथन 1 सही है। प्रत्येक मंत्रालय या विभाग को इस स्थिति का पालन करना होगा और इसे लागू करना होगा। विधि एवं न्याय मंत्रालय इस बात का रिकॉर्ड नहीं रखता है कि अन्य मंत्रालय या विभाग पूर्व विधायी परामर्श नीति 2014 का पालन करते हैं या नहीं, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सहकारी संघवाद की भावना से काम करता है क्योंकि राज्य समान भागीदार हैं। 2. इसके पास विभिन्न विकासात्मक उद्देश्यों के लिए राज्यों को धन आवंटित करने की शक्तियां हैं। 3. नीति आयोग द्वारा ई अमृत पोर्टल विकसित किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लाभों के बारे में जागरूक किया जा सके। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नीति आयोग सहकारी संघवाद की भावना से काम करता है क्योंकि राज्य समान भागीदार है। यह सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए बॉटम अप दृष्टिकोण पर बल देता है, अतः कथन 1 सही है। इसके पास विभिन्न विकासात्मक उद्देश्यों के लिए राज्यों को धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं है जो वित्त मंत्रालय में निहित है, अतः कथन 2 सही नहीं है। नीति आयोग द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए ई अमृत पोर्टल विकसित किया गया है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, डेरिवेटिव्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. डेरिवेटिव वित्तीय अनुबंध होते हैं जिनका मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य से जुड़ा होता है। 2. इनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिसमें सट्टेबाजी, हेजिंग और अतिरिक्त परिसंपत्तियों या बाजारों तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डेरिवेटिव्स यह वित्तीय अनुबंध है जिसका मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य से संबंधित होता है। वे अपना मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्तियों के समूह या बेंचमार्क से प्राप्त करते हैं, अतः कथन 1 सही है। वे जटिल वित्तीय साधन है जिनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिसमें सट्टेबाजी, हेजिंग और अतिरिक्त परिसंपत्तियों या बाजारों तक पहुंच प्राप्त करना शामिल है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, व्यय परिवर्तन नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ए. उपभोक्ता मांग को आयातित वस्तुओं से घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं की ओर मोड़ना। बी. समग्र सरकारी व्यय को कम करना। सी. कम दरों को समायोजित करके कर राजस्व में वृद्धि करना। डी. विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच आय का पुनर्वितरण करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। व्यय परिवर्तन नीति
इसका उद्देश्य व्यय के मौजूदा स्तर को एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट में परिवर्तन करना है। उदाहरण के लिए टैरिफ या आयात कोटा का उपयोग मौजूदा व्यय को आयात से हटाकर घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर करने हेतु किया जा सकता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता मांग को आयातित वस्तुओं से घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की ओर परिवर्तन करना है। इसे देश के बाह्य घाटे के आकार को कम करने में मदद करने के लिए निर्यात और आयात की सापेक्ष कीमतों को बदलने हेतु डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह हर्बिसाइड टॉलरेंट यानी HT सरसों का स्वदेशी रूप से विकसित आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण है। 2. इसमें एलियन जिन, बार्नेज और बारस्टार शामिल हैं जो उच्च उपज देने वाली वाणिज्यिक सरसों संकर के प्रजनन को सक्षम करते हैं। 3. जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने DMH11 के पर्यावरणीय विमोचन को मंजूरी नहीं दी है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 यह एक स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक सरसों है। यह हर्बिसाइड टॉलरेंट सरसों का आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण है, अतः कथन 1 सही है। इसमें 2 एलियन जिन, बार्नेज और बारस्टार शामिल होते हैं जो बैसिलस एमाइलोलिफेशियंस नामक मृदा जीवाणु से पृथक किए जाते हैं। यह उच्च उपज वाली वाणिज्यिक सरसों की संकर प्रजाति विकसित करने में सहायक है, अतः कथन 2 सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने सरसों के आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 को जारी किए जाने हेतु पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे नमक या लवण सहिष्णु वृक्ष तथा झाड़ियां हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। 2. वे उन जगहों पर बहुतायत से उगते हैं जहां अलवण जल में तलछट और कीचड़ नहीं होता है। 3. उनके बीज मूल वृक्ष से जुड़े रहते हुए अंकुरित होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मैंग्रोव यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक विशिष्ट तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है। ये नमक या लवण सहिष्णु वृक्षों तथा झाड़ियों के घने वन हैं जो अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों जहां भूमि और समुद्र मिलते हैं में विकसित होते हैं, अतः कथन 1 सही है। वे उन जगहों पर बहुतायत से उगते हैं जहां अलवण जल का समुद्री जल के साथ मिश्रण होता है और जहां तलछट मिट्टी के जमाव से बनी होती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। उनके बीज मूल वृक्ष से जुड़े रहते हुए अंकुरित होते हैं। एक बार अंकुरित होने के बाद अंकुर बढ़ने लगते हैं। परिपक्व अंकुर जल में गिर जाता है और दूर किसी अलग स्थान पर पहुंचकर ठोस जमीन में जड़ें जमा लेता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें शैल, मृदा और मलबे की एक भाग का नीचे की ओर खिसकना या संचलन शामिल होता है। कथन 2, भूस्खलन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही ढलानों पर घटित हो सकते हैं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? A, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। B, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। C, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। D, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भूस्खलन यह एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें शैल, मृदा और मलबे के एक भाग का नीचे की ओर खिसकना या संचलन शामिल होता है। यह संचलन छोटे एवं स्थानीय बदलावों से लेकर बड़े एवं विनाशकारी घटनाओं तक भिन्न भिन्न पैमाने का हो सकता है, अतः कथन 1 सही है। भूस्खलन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही ढलानों पर घटित हो सकते हैं तथा वे प्रायः भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि, मानव गतिविधि और भूजल स्तर में परिवर्तन जैसे कारकों के संयोजन से उत्पन्न होते हैं, अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प A सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, पीनट एलर्जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पीनट एलर्जी तब होती है जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पीनट प्रोटीन को हानिकारक मान लेती है। 2, यह मुख्यतः 60 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को प्रभावित करता है। 3, ओरल इम्यूनोथेरेपी जैसे कि पल्फोर्जिया से एलर्जी प्रतिक्रियाओं की गंभीरता कम हो जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीनट एलर्जी
पीनट एलर्जी तब होती है जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पीनट प्रोटीन को हानिकारक मान लेती है। अतः कथन 1 सही है। यह एलर्जी मुख्य रूप से शिशुओं और बच्चों में होती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। पीनट एलर्जी का उपचार बचाव पर केंद्रित है, लेकिन ओरल इम्यूनोथेरेपी जैसे कि पल्फोरजिया 4 से 17 वर्ष की आयु के लिए स्वीकृत और गंभीर प्रतिक्रियाओं को कम कर सकती है। हालांकि यह कोई उपचार नहीं है क्योंकि यह कुछ परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भूख हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भूख हड़ताल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक रूप नहीं है और यह लोकतांत्रिक मूल्यों और विरोध के अधिकार के साथ संरेखित नहीं है। 2. मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि भूख हड़ताल पर बैठना आईपीसी की धारा 309 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भूख हड़ताल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक रूप है और व्यक्तियों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी असहमति व्यक्त करने का एक तरीका है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों और विरोध के अधिकार के अनुरूप है। अतः कथन 1 सही नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि भूख हड़ताल पर बैठना आईपीसी की धारा 309 के तहत अपराध नहीं बन सकता और यह आत्महत्या करने का प्रयास नहीं माना जाएगा। अतः कथन 2 सही है। हालांकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 224 के अनुसार जो कोई भी लोक सेवक को अपना कार्य करने से रोकने या मजबूर करने के लिए आत्महत्या करने की कोशिश करता है, उसे 1 वर्ष तक की जेल, जुर्माना दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा हो सकती है। अगला प्रश्न है, हुलॉक गिब्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले सबसे छोटे और सबसे तेज वानर हैं। 2. वे अपनी विशिष्ट सफेद भौहों, लंबी भुजाओं और विशिष्ट स्वरतंत्र के लिए जाने जाते हैं। 3. भारत में यह प्रजाति भारतीय संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हुलॉक गिब्बन। गिब्बन दक्षिणी पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं तथा इन्हें सभी वानरों में सबसे छोटे एवं सबसे तेज वानरों के रूप में भी जाना जाता है। अतः कथन 1 सही है। वे अपनी विशिष्ट सफेद भौहों, लंबी भुजाओं और विशिष्ट स्वरतंत्र के लिए जाने जाते हैं। अतः कथन 2 सही है। भारत में यह प्रजाति भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। अतः कथन 3 सही है। होलोंगा पार गिब्बन अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1997 में भारत के असम के जोरहाट जिले में की गई थी। यह अभ्यारण्य अपनी अद्वितीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से भारत में गिब्बन हेतु एकमात्र निवास स्थान के रूप में। हुलॉक गिब्बन और बंगाल स्लो लोरिस पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र रात्रिचर प्राइमेट है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में पश्चिमी हुलॉक गिब्बन को संकटग्रस्त और पूर्वी हुलॉक गिब्बन को सुभेद श्रेणी में रखा गया है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ओस्लो शांति समझौते और कैंप डेविड समझौते शब्द का उल्लेख कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित मामलों के संबंध में किया जाता है। ए क्यूबा, बी इजराइल, सी आयरलैंड, डी म्यांमार। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।